गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी और क्या चल रहा है? जल्दी जून 2024 का रिजल्ट आने वाला है। वैसे अगस्त फर्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड है और रिजल्ट आने के बाद अगर मैं बात करूं तो ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है सितंबर अटेम्प्ट के लिए। आई होप आप सबके रिजल्ट पॉजिटिव रहें, लेकिन फिर भी कुछ ऊपर नीचे हो जाता है एक दो नंबरों से, जैसा कि सी1 में होता रहता है इसी एग्जाम्स में। तो मुझे लगता है कि आप सबको थोड़ा सा कमर कस लेना चाहिए सितंबर अटेम्प्ट के लिए, क्योंकि अगस्त में रिजल्ट आएगा और लास्ट वीक ऑफ सितंबर मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम्स आपके रहेंगे। तो ये जो लेक्चर्स आ रहे हैं, ये लेक्चर्स आपके आ रहे हैं सितंबर अटेम्प्ट के लिए ही, ठीक है। और इसमें हम लगभग फुल सिलेबस कवर करने वाले हैं। अकाउंटिंग के सिलेबस में क्या क्या कवर है, ये ऑलरेडी इससे पहले एक वीडियो अपलोड हो चुका है चैनल पे, उस पर अपडेटेड है। आज हम पहला चैप्टर उठाने वाले हैं जो कि है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग, या जिसमें हम मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग वगैरह कवर करेंगे। अगर मैं बात करूं तो ये सीएफ आज जो पहली क्लास में पढ़ाने जा रही हूँ, इस पहली क्लास में बिल्कुल भी फर्स्ट चैप्टर के कंटेंट्स नहीं है, ना के बराबर है। सिंपली डेफिनेशंस ऑफ अकाउंटिंग वगैरह की बात की गई है इस वीडियो के अंदर, क्योंकि मैं ये जो वीडियो लेकर आई हूँ, मैं उन स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर लेकर आई हूँ जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं आते। जैसे कि मैं अपनी बात करूँ, मैंने आफ्टर 12th जब सीए कोर्स ज्वाइन किया, प्रिपरेशन स्टार्ट करी, तो मैं साइंस बैकग्राउंड से आती थी। तो डिफिकल्टी होती है कि अकाउंटिंग होता क्या है, कैसे की जाती है, क्यों की जाती है, क्या प्रोसेस है। तो हम आज के उसमें सिर्फ अकाउंटिंग के ब्रीफ को समझें, ठीक है, ताकि हमें आगे समझने में दिक्कत ना हो। राइट, आज के क्लास का मेन मोटिव इसी को समझना रहेगा। राइट, इसके साथ ही एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप फेस टू फेस क्लासेस लेना चाहते हैं, क्योंकि फेस टू फेस क्लासेस मैं बिलोंग करती हूँ बिलासपुर में, मैं बिलासपुर में रह रही हूँ, तो फेस टू फेस क्लासेस आपको बिलासपुर में ही अवेलेबल होंगी। और इसके लिए आप मुझे इन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं हुई हैं, मोस्टली बच्चे रिजल्ट का वेट करेंगे, रिजल्ट के बाद ही आएंगे, तो मैं भी उसी का वेट कर रही हूँ फेस टू फेस क्लासेस को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं मेरे से फेस टू फेस क्लासेस लेना, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये गांधी चौक के पास है और वहां से आप क्लासेस मेरे से ले सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। एड्रेस वगैरह दिया हुआ है इसमें सब कुछ। आइए, ये तो रही बाकी सब बातें, और अब हम अपना मेन मोटिव इसके लिए हम यहाँ आए हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग को कवर करेंगे। अगर मैं आपसे बात करूं बहुत सीधे शब्दों में, मैं आपसे पूछूं कि अकाउंटिंग क्या होता है, ठीक है, अकाउंट्स क्यों बनाए जाते हैं, तो एक सिंपल टर्म्स में आप सभी बोल दोगे कि मैम अकाउंटिंग क्या है, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस करते हैं या बिजनेसमैन करते हैं। और वो क्यों करते हैं? उन्हें बस मैम रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, ये देखना होता है कि उन्होंने कितनी सेल की, कितनी परचेज की, कितने एक्सपेंसेस की, ये सब का वो रिकॉर्ड जो मेंटेन करते हैं, लास्ट में वो कैलकुलेट कर लेते हैं कि प्रॉफिट क्या आया या नहीं आया, वो अकाउंटिंग होती है। तो अगर बहुत सिंपल से मैं बात करूं, सिंपल टर्म्स और आपसे पूछूं कि व्हाट इज अकाउंटिंग, तो आप सब कहेंगे कि अकाउंटिंग क्या है। अगर आप सबसे पूछूं कि अकाउंटिंग क्या है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे अकाउंटिंग कि अगर मैं आपसे डेफिनेशन पूछूं तो आप कहोगे इट इज नथिंग बट कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ मनी, ठीक है। ये क्या है? अकाउंटिंग क्या है? रिकॉर्ड रखना है मनी का, पैसों का हिसाब रखना है। जैसे कि, ठीक है, पैसों का हिसाब रखना ही अकाउंटिंग है। आप मुझे बहुत सिंपल टर्म से कह दोगे कीपिंग रिकॉर्ड, या कीपिंग रिकॉर्ड की जगह आप कह सकते हो ट्रैक ऑफ मनी, कि पैसा कहाँ से आया कहाँ गया। ये क्या है? ये अकाउंटिंग है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या अकाउंटिंग सिर्फ एक बिजनेसमैन करता है? आप अकाउंटिंग नहीं करते, मैं अकाउंटिंग नहीं करती, आपकी मदर अकाउंटिंग नहीं करती, कौन अकाउंटिंग करती? हम सब, आप, मैं, आपकी मदर, आपके फादर, एवरीवन रिकॉर्डिंग करता है, ठीक है ना। हर व्यक्ति रिकॉर्डिंग करता है, हर व्यक्ति अकाउंटिंग करता है। अंतर क्या है? अगर मैं आपके मॉम की बात करूं, ठीक है, अगर मैं आपके मॉम की बात करूं तो देखो, अगर मैं आपके मॉम की बात करूं,
है। हाँ, आपकी मॉम की क्या, मैं सबके मॉम की बात करूं इंडिया में तो ये क्या होती है, मॉम्स क्या करती हैं, मॉम रिकॉर्ड रखती है ना। ठीक है, किसका रिकॉर्ड रखती है, वो रिकॉर्ड रखती हैं हाउस होल्ड एक्सपेंसेस का। घर तो माँ ही चलाती है ना हर किसी की। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड रखते हैं कि भाई इतना खर्चा हो गया है, ठीक है, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस का रखती हैं। एंड हाउस होल्ड एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड रखती है, एंड क्या करती है, एंड कंट्रोल करती है ना एक्सपेंसेस को। कोई फालतू का खर्चा हो जाए तो उनको क्या करती है, कंट्रोल करती है। क्यों करती है, टू सेव मनी ना। और हम सबकी माताएं जी भी क्या करती हैं, खर्चों का पूरा रिकॉर्ड रखती हैं, ठीक है ना, और एक्सपेंसेस को कम करने का प्रयास करते हैं ताकि वो फ्यूचर के लिए मनी सेव कर सके, ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आए तो वो उससे निपट सके, उस वक्त उनके पास मनी है। इस सब के लिए सारी मॉम्स पैसे इकट्ठे करती हैं, ठीक है, वो भी पैसों का रिकॉर्ड रखती हैं। और उनका वो सारा रिकॉर्ड या तो उनके दिमाग में होता है, सारे रिकॉर्ड्स उनके, ठीक है, या कहीं डायरी या पेपर पेन में सिंपली लिख लेते हैं कि भाई इस महीने मुझे इतनी मनी मिली, इतना मैंने घर के खर्चों में लगा, इतना मैंने बच्चे की ट्यूशन फीस दी, ठीक है, इतना मैंने बिजली बिल दिया, रेंट दिया, ये दिया, ये मेरे पास बचा, ठीक है, या मैंने इतने का रिश्तेदारियों में इस साल इस महीने व्यवहार दिया। इस तरह से उनके पास एक डायरी में सिंपली रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं। हम अगर मैं आपकी बात करूं, आपको पॉकेट मनी मिलती है, आपका भी अपना रिकॉर्ड होता है, ट्रैक होता है, ठीक है, आप उसको डायरी में नहीं लिखते, लेकिन आपको ऐसे ही पता होता है ना, पता भाई मेरे को 500 रुपए मिले थे, 500 रुपए में मैंने इतने के स्टेशनरी का आइटम खरीद लिया, इतने के दोस्तों के साथ पार्टी कर ली, अब मेरे पास 10 दिन बचे और जेब में मेरे पास 100 रुपए है। 100 रुपए को फॉर एग्जाम्पल मुझे 10 दिन चलाना है, क्योंकि अगर मैंने मम्मी से जाके बोला मम्मी आपने मुझे पॉकेट मनी 1000 दी थी और वो 20 दिन में उड़ गई, ठीक है, माता रानी फिर 2 चपेटी लगाने वाली है, वो 10 दिन के लिए और आपको पैसे नहीं मिलने वाले ना, और पैसे आपको माता रानी नहीं देने वाली, बेटा 100 रुपए बचे, 10 दिन बचे, कैसे चलाओगे तुम जानो, मतलब नहीं है, यही होगा ना, ठीक है। तो आप भी अपना रिकॉर्ड रखते हो, हर इंसान रिकॉर्ड मेंटेन करता है, ठीक है। बट ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं जो हम रखते हैं, ठीक है, ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं, लाइन हटा दो, ठीक है, जो रिकॉर्ड्स होते हैं जो कि हम रखते हैं, आप रखते हो, ठीक है, हमारी माएँ रखती हैं, ठीक है, या पापा रखते हैं, ये क्या सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होते हैं, क्या ये सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होते हैं, क्या ये सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है, आप कहोगे नहीं, नो, ये सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स नहीं होते, ठीक है, ये सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स नहीं होते, ठीक है। लेकिन हम बिजनेस में क्या करते हैं, बिजनेस में क्या करते हैं, बिजनेस में बहुत सारे देयर आर सेवरल एक्सपेंसेस ना, बहुत सारे खर्चे होते हैं, ठीक है ना, देयर आर सेवरल एक्सपेंसेस। इसको हटा दो। बिजनेस में क्या होता है, बहुत सारे खर्चे होते हैं, इनकम सोर्सेज होते हैं। अब जैसे कि सेल्स है, आपकी डेली आप 50 कस्टमर को सामान बेच रहे हो, ठीक है, किसी से आप 100 कस्टमर को भी सामान बेच देते हो, उसके अलावा आपको कुछ इनकम मान लो इंटरेस्ट से आ रही है, कुछ इनकम आपने डिविडेंड शेयर मार्केट में लगा रखे हैं, वहां से डिविडेंड, बहुत सारे जगहों से आपकी इनकम बर्न हो रही है, रेवेन्यू आ रहा है, बहुत सारे करीब खर्चे कर रहे हो। तो बिजनेस में क्या करना पड़ता है, बिजनेस में सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना, ठीक है। और जो बिजनेस में सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है ना, ये सिस्टमेटिक रिकॉर्ड जो मेंटेन करना पड़ता है, इसी को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे, अपने सब्जेक्ट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में हम यही पढ़ेंगे कि बिजनेस में ये सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किए जाते हैं, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलो एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से ना पूरा अकाउंटिंग का प्रोसेस समझते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल से हम पूरे अकाउंटिंग के प्रोसेस को समझते हैं। मेरा एक फ्रेंड था जिसका नाम था मिस्टर रॉकी। क्या था, उसका नाम था मिस्टर रॉकी। मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, ठीक है। इसने क्या किया, इसने एक बिजनेस स्टार्ट किया। उसने कहा यार मुझे नौकरी वोकरी तो करनी नहीं है, मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, खुद का बिजनेस सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, खुद का बिजनेस सबसे अच्छा बात होता है।
और मोदी जी भी हमारे इसी को सपोर्ट करते हैं ना आजकल, सब हंसने लगे। ठीक है, इसको बोलते हैं कूल कॉफी हाउस। इसने कूल कॉफी हाउस के नाम से इसने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, ओपनिंग करी, मुझे बुलाया, दोस्तों को बुलाया, सबको बुलाया, बढ़िया बिजनेस स्टार्ट किया। और इसने ऑल द ईयर, ठीक है, कंप्लीट ईयर, ड्यूरिंग द ईयर की मैं बात करूं, ड्यूरिंग द ईयर बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स भी किए। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर बहुत सारे ट्रांजेक्शन किए। क्या है ड्यूरिंग द ईयर? he does ड्यूरिंग द उसने क्या किया, बहुत सारे ट्रांजेक्शन किए, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। क्या थे? नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस रॉकी ने किए। भाई बिजनेस करेगा तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस भी करेगा। अब उस जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस थे वो किस किस के थे? वो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, वो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस किसके थे? वो सेल्स के थे, वो एक्सपेंसेस के थे, ये उसके थे। ठीक है, अब मैं बात करूं एक्सपेंसेस। सेल्स क्या किया? सेल्स तो उसने कॉफी सेल की होगी। ठीक है, छोटा सा कॉफी हाउस है। अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूं तो बहुत सारे एक्सपेंस किए। तो क्या क्या एक्सपेंस किए? एक्सपेंस की अगर मैं बात करूं तो उसने एक्सपेंस क्या किया? उसने परचेज की एक्सपेंस किए। तो जहां दुकान उसने खोली थी उसका उसने रेंट दिया। ठीक है, उसने उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी दिया। ठीक है, फिर एम्प्लॉयज थे तो सैलरी भी दी, देनी पड़ेगी ना, सैलरी भी दी। ठीक है, इसके अलावा वो क्या हुआ, वो एक अम्यूजमेंट पार्क गया था। कि ड्यूरिंग द ईयर उसने क्या किया? अम्यूजमेंट, इसको ना सैलरी इसको हटा दो। वो क्या किया ड्यूरिंग द ईयर? वो अपने फैमिली के साथ डिनर पे गया। क्या डिनर पे गया, वो पीवीआर गया, मूवी देखने गया। ठीक है, साथ में वो किसी वाटर पार्क गया। ऐसे उसने साल भर में बहुत सारे खर्चे किए हुए थे। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस थी इसी तरह की, लॉट्स ऑफ एक्सपेंसेस किए हुए थे। साल भर वो खर्चे करता रहा और उसके बिल को जमा करता रहा। साल भर खर्चे करता रहा, बिल इकट्ठे करता रहा। अब क्या आया? अब बात आ गई ईयर एंड की। अब क्या आया? अब आया ईयर एंड। अब जब ईयर एंड आया तो वो ऐसे खोपड़ी लेके बड़ा परेशान, ऐसे सोचता है खोपड़ी लेके, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, बड़ा परेशान, क्या करूं। क्यों परेशान था? प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करूं, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करूं, इतने सारे खर्चे हैं, समझ ही नहीं आ रहा। इस बात को लेकर बड़ा परेशान। वो क्या था? वो मेरा दोस्त था, ये मेरा दोस्त था। ये क्या हुआ? मेरे पास आया, मेरे पास आके बोलता है श्रद्धा एक काम करो। मैंने बोला क्या काम करूं? बोलता है बहन मेरा प्रॉफिट कैलकुलेट कर दो। क्या कर दो? प्रॉफिट कैलकुलेट कर दो। इसमें कौन सी बात है, कर दूंगी ना, तेरा प्रॉफिट ही तो कैलकुलेट करना है, कर दूंगी। एक काम करना, कल सारे के सारे अपने बिजनेस के जो रिकॉर्ड्स है वो ले आना। मैंने क्या बोला? सारे के सारे बिजनेस रिकॉर्ड्स ले आना। बोलता है ठीक है, मतलब सारे बिजनेस रिकॉर्ड्स ले आऊंगा। मैं कलर चेंज कर दूँ ना। ये अगले दिन आया मेरे पास और इसने क्या किया? ये सारे के सारे बिजनेस रिकॉर्ड्स लेकर आए। नेक्स्ट डे क्या हुआ? मेरे पास आया और सारे के सारे बिजनेस रिकॉर्ड्स लेकर आ गया। ठीक है, क्या हुआ? bring all business records। ठीक है, जिसमें से सारे खर्चे के बिल थे, इसने जो सेल करी, ठीक है, उसके जो इनवॉइसेस काटे वो थे, सब कुछ सब ले आया, तो मेरे सामने लाकर रख दिए बड़े मोटी मोटी पे। ले कैलकुलेट कर। मैं बोला ये क्या है? तो तूने मंगाए थे बिजनेस के रिकॉर्ड? ले आया मैं बोला ठीक है भाई, ठीक है, देखते। अब मैंने देखना चालू किया। मैंने एक फाइल उठाई, मुझे उसमें क्या मिला? मुझे उसमें परचेज के बिल मिले। मुझे उसी परचेज में एक तो बिल मिला जो कि डिनर पर गया था, उसका बिल था। मैं उसी को देख रही हूँ, मुझे एक बिल मिला जो ये अपने फैमिली के साथ घूमने गया था, तो रेल टिकट का भी लगा रखा था, रेल टिकट थी। उसी में मुझे इसके इलेक्ट्रिसिटी के बिल के भी मिल गया।
उसी में मुझे इसकी रेंट की स्लिप भी मिल गई। फिर मैं आगे बढ़ी थोड़ी देर बाद तो मुझे इसके पीवीआर का एक बिल मिल गया। फिर मैं आगे बढ़ी, फिर मुझे इसने सैलरी दी थी उसकी स्लिप मिल गई। फिर थोड़ा सा मैंने फाइल में आगे देखा तो फिर सर के वाटर पार्क गए थे उसकी बिल मिल गया। मैंने कहा भाई ये क्या है, ये क्या है, मैंने उससे पूछा ये क्या है। इसी में तेरे परचेज के बिल है, ठीक है, इसी में तूने डिनर का बिल लगा रखा है, रेलवे टिकट लगा रखा है, फिर तू मूवी देखने गया उसका भी लगा रखा है, वाटर पार्क का भी लगा रखा है, क्या है ये सब। तो बोलता है मैंने सालों में जो भी खर्चे किए वो सब लगा रखे हैं। मैंने उससे पूछा, हाँ उससे पूछा भाई तेरे को प्रॉफिट किसका कैलकुलेट करना है, बिजनेस का। तेरे को प्रॉफिट किसका कैलकुलेट करना है, बिजनेस का। क्या रिकॉर्ड्स लगेंगे, प्रॉफिट किसका चाहिए। मैंने पूछा प्रॉफिट किसका चाहिए, बोलता है प्रॉफिट तो मुझे बिजनेस का चाहिए। मैंने कहा हाँ प्रॉफिट तुझे किसका चाहिए, बिजनेस का। तो एक्सपेंसेस और रेवेन्यू के जो बिल्स हैं वो किसके चाहिए, किसके लगेंगे भाई। बोलता है वो तो बिजनेस के लगेंगे, अपने आप जवाब देता है। अब भी जवाब दोगे तो ये बोलोगे ना हाँ बिजनेस के लगेंगे। तो मैंने कहा एक काम कर, घर जा अपने दोनों एम्प्लॉइज को पकड़ जिससे तूने साल भर कॉफी बनवाई है, वो बैठा और उनको बोल कि बिल को अलग अलग करें। ठीक है, क्या करें, बिल्स को अलग अलग करें। पहला हमारा जो स्टेप बनता है वो क्या बनता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन से हैं। अच्छा आप मुझे बताओ इसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन से हैं, ठीक है, आप खुद ही बता दोगे कौन से बिजनेस ट्रांजैक्शन है और कौन से नहीं है। आप मुझे बताओ, परचेज बिजनेस ट्रांजैक्शन है, यस। डिनर पे गया था फैमिली के साथ, बिजनेस ट्रांजैक्शन बिल्कुल नहीं, तुम डिनर पे नहीं जाते तब भी तुम्हारी कॉफी बिक रही थी। फैमिली के साथ घूमने गया, ट्रेन टिकट, अरे नहीं भी जाते तो भी तुम्हारा बिजनेस चल ही रहा था ना। इलेक्ट्रिसिटी बिल ये तो बिजनेस का है, रेंट चलो तुमने दुकान का शॉप का दिया चलेगा। पीवीआर मूवी देखने गया नहीं जाता तो भी चलता। सैलरी ठीक है, वाटर पार्क फैमिली के साथ गया, ये क्या बिजनेस से रिलेटेड है, नहीं। तो बिजनेस से रिलेटेड खर्चे, बिजनेस से रिलेटेड खर्चे क्या है, परचेज। बिजनेस से रिलेटेड क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। बिजनेस से रिलेटेड क्या है, रेंट। बिजनेस से रिलेटेड क्या है, सैलरी। और ये तरह के जो खर्चे हैं उन्हें हम अलग कर लेंगे, यानी बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे और उनको अलग कर लेंगे, राइट। चलो ठीक है, आइडेंटिफिकेशन हो गया बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स का। अब आती है अगली बात, अब अगली बात क्या है, तो वो बिजनेस में या कहीं भी अकाउंटिंग में, ठीक है, हम जो प्रॉफिट निकालते हैं वो किसमें निकालते हैं, मनी के टर्म्स, ठीक है ना। मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। अभी कुछ दिनों बाद सब आया बिल अलग करके ले आए मिस्टर रॉकी, कहता है ये ले बहन जितने बिल कहे थे तूने मैंने अलग कर लिए, ये बिजनेस के बिल्स हैं मेरे पर्सनल बिल, अब मेरा प्रॉफिट कैलकुलेट। अब बहुत बढ़िया कर, मैंने ऐसी बात उससे पूछा एक बार बता तूने साल भर में कितनी कॉफी बेची। बोलता यार साल भर में मेरी लगभग 30,000 कप कॉफी बिक गई। कितनी बिक गई, 30,000 कप कॉफी मैंने बेची। मैंने कहा एक कॉफी कितने की देता है, बोलता 100 रुपए की देता हूँ। मैंने बोला अच्छा। मैंने पूछा इससे कि तेरी सेल कितने की हुई, मेरे को बोलता है कि मेरी जो सेल हुई वो 30,000 कॉफी की। मैं बोला भाई तेरी सेल 30,000 कॉफी की हुई तो ठीक है, बट मनी के टर्म्स में बताना। भाई किसी ने सुना है, तुम किसी भी बिजनेस का, ठीक है, किसी भी बिजनेस का पूछो, कोई ये बोलता है कोई सब्जी बेच रहा है, प्रॉफिट कितना हुआ, 10 लौकी, 14 कद्दू, 12 टन आलू, ऐसे कोई प्रॉफिट बता नहीं, क्या बोलेगा, देखा भाई मुझे प्रॉफिट हुआ 1 लाख का, मुझे प्रॉफिट हुआ 2 लाख का। मनी के टर्म्स, हर चीज किसमें मेजर करना पड़ता है, मनी के टर्म्स, ठीक है। अगर मिस्टर रॉकी ने साल भर में कितनी कॉफी बेची, 30,000 कप्स कॉफी बेची, किसके रेट से बेची, 100 के रेट से बेची, तो 30,000 100 तो कितना हो गया, यानी कि उन्होंने पूरे साल में, ठीक है, 30 लाख रुपए की तो कॉफी बेच दी। मैंने बोला भाई दूध कितना खरीदा था साल भर,
बोलता है यार मेरे को 30 लाख का कॉफी बनाने के लिए लगभग मान लो 3 लाख लीटर दूध लग गया। 30,000 कप कॉफी बनाई थी तो अच्छा दूध कितना लग गया, वो यही मान ले 30,000 लीटर करीब दूध मेरा खर्च हो गया। अच्छा 30,000 लीटर, हाँ ठीक है 30,000 लीटर तेरा दूध खर्च हुआ, ये तो ठीक है। मैंने पैसा कितना दिया दूध का, तो बताता है 30,000 रुपए लीटर दूध है, 50 के रेट से लगा ले, मिल गया मेरे को। मैंने पूछा मिल्क ज्यादा हो जाएगा ना 30,000 लीटर, कम कर लेते हैं। मिल्क कितना खर्च हुआ, बोलते हैं 3,000 लीटर मेरा मिल्क लगा साल भर। मैंने बोला क्या रेट मिला था, बोलते हैं मिल्क मुझे मिल गया था 60 रुपए। वैसे ज्यादा का मुझे पता है ना, बताने मत लगता। 18,000 मतलब 1,80,000 का मेरा मिल्क लग गया साल भर का। मैंने बोला ठीक है। तो अब आप देख रहे हो, अब मैंने क्या किया, इसको भी मनी के टर्म्स में कन्वर्ट किया, इसको भी मनी के टर्म्स में कन्वर्ट किया। यानी अकाउंटिंग में हम वो सारी चीजें किसके टर्म्स में मेजर करते हैं, मनी के टर्म्स। अब मैंने इससे पूछा, अच्छा मैंने इससे छोड़ो, अब मैं आपसे पूछते एक बात बताओ, रॉकी के पास एक वर्कर था, एम्प्लॉय था, ठीक है, एक एम्प्लॉय था और उसका नाम था रॉकेट सिंह। तो क्या नाम था उसका, नाम था रॉकेट सिंह। गजब का था, बहुत टेस्टी कॉफी बनाता था, एक नंबर कॉफी बनाया करता था रॉकेट सिंह, ठीक है। गजब की स्किल थी इस बंदे के पास, बहुत अच्छी कॉफी बहुत कम समय बनाना। तो क्या इसकी जो स्किल थी, इसकी जो स्किल है, इसको मेजर किया जा सकता है मनी के टर्म्स से? आप मेजर कर सकते हो, आप कह सकते हो कि रॉकेट सिंह की जो स्किल है चाय बनाने की, उसकी जो कीमत है या उसकी जो वैल्यू है वो 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 2 लाख, कुछ भी मेजर। आप स्किल को मेजर नहीं कर सकते। आप अकाउंटिंग में जिस चीज को मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते उसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। तो हम उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिसको हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें मैंने निकालनी, अलग कर ली। अब आता है तीसरा स्टेप। अब मैंने कहा ठीक है भाई, अब मुझे सब पता चल गया, अब मैं क्या करूंगी, अब मैं रिकॉर्ड कर लूंगी ट्रांजेक्शन। और क्या, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ अब मैं क्या करूंगी, अब मैं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करूंगी। तो जो भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं ना बुक में, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन्स मैं क्या करूंगी, बुक में रिकॉर्ड करूंगी, ठीक है। जैसे कि ट्रांजेक्शन किस किससे रिकॉर्ड करूंगी, मैं सेल का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करूंगी, मैं परचेज के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करूंगी, राइट, मैं एक्सपेंस जो हुए होंगे उनके रिकॉर्ड करूंगी, रेंट का रिकॉर्ड करूंगी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं वो सारे मैं रिकॉर्ड करूंगी। अब ये ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं, बात आती है ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं। ये जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं ना बच्चों, ये रिकॉर्ड किए जाते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं, इनको रिकॉर्ड किया जाता है, इनको रिकॉर्ड करने का एक तरीका होता है और जिसको हम बोलते हैं क्या, क्रोनोलॉजिकल। एक बीच अमित शाह का डायलॉग बहुत फेमस हुआ था, आप लोगों ने सुना, क्रोनोलॉजी को समझिए, क्रोनोलॉजी को समझिए, है ना, ठीक है। यहाँ भी ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यानी कि बहुत सिंपल सी बात करूं, नहीं ऐसे लिखूंगी तो लंबा हो जाएगा। यानी ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड की जाती है, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है, एक जो ट्रांजेक्शन 2 तारीख को हुई वो पहले रिकॉर्ड की जाएगी, जो ट्रांजेक्शन 4 तारीख को हुई वो बाद में रिकॉर्ड। अगर 2 तारीख को ही 2 ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो जो ट्रांजेक्शन पहले हुई टाइम में, मतलब 2 तारीख को एक ट्रांजेक्शन होती है दिन के 12 बजे और एक ट्रांजेक्शन होती है दिन के 4 बजे, तो 12 बजे वाली ट्रांजेक्शन पहले हुई तो पहले उसको रिकॉर्ड करेंगे और फिर 4 बजे वाली ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, राइट। तो डेट वाइज ट्रांजेक्शन को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। और सिंपल मैं बोलूं, नहीं जो ट्रांजेक्शन पहले हुई नहीं, ऐसे रहे, डेट वाइज ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किसमें किया जाता है,
सबसे पहले इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। देखो एक होता है रजिस्टर, ठीक है, एक मान लो ऐसा रजिस्टर, ऐसा ही बड़ा सा मान लो रजिस्टर। सबसे पहले इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, जर्नल। हम क्या बोलते हैं, जर्नल। सबसे पहले ट्रांजेक्शन को उसमें रिकॉर्ड किया जाता है, जिसको हम एक और नाम देते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। कि सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स को इसी में रिकॉर्ड किया जाता है। फर्स्ट टाइम देखो, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन जर्नल। सबसे पहले ट्रांजेक्शन को कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, जर्नल में। फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल में। अब जब जर्नल में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है तो कैसे किया जाता है, मैंने आपको बताया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है। कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। जैसे कि 2 तारीख को, मान लो आज कौन सा महीना चल रहा है, जुलाई चल रहा है, ठीक है, मान लो 2 जुलाई को, 2 जुलाई 24 को आपने पहले परचेज की, ठीक है, मान लो आपने परचेज की 50,000 की, आपने 50,000 की परचेज। फिर आपने 3 जुलाई को रेंट पे कर दिया, 10,000 का रिकॉर्ड कर लिया। फिर 3 जुलाई को आपको मान लो आपने सेल करी, ठीक है, 20,000 की, 20,000 की आपने सेल रिकॉर्ड कर ली, ठीक है। फिर आपने 4 तारीख को इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे दिया, ठीक है, तो आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल 5,000 रिकॉर्ड कर लिया। फिर 4 तारीख को ही आपने क्या किया, सेल करी, आपने फिर से सेल रिकॉर्ड कर ली 10,000 की। और इसी तरीके से आपको अभी परचेज, फिर सेल, फिर रेंट, फिर इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे करके ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते चले जाते हैं। अब इसमें देखो एक ही जगह ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते चले जा रहे हैं। ऐसे ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं। समझ में आ गया? देखो अभी तक हमने 3 स्टेप पढ़े। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है। आइडेंटिफाई करने के बाद हम उन्हीं बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं या उन बिजनेस में आइडेंटिफाई करते हैं जिसको हम मनी के टर्म्स में मेजर करते हैं। जैसे कि एम्प्लॉइज की स्किल मनी के टर्म्स में मेजर नहीं होती, इसलिए बुक में रिकॉर्ड नहीं होती, राइट। उतना सब करने के बाद फिर हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है जर्नल, ठीक है। और इस जर्नल को हम बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और जर्नल में जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है वो किस ऑर्डर में रिकॉर्ड होती है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड होती है, ठीक है। इसके बाद जो अगला स्टेप आता है, अगला जो स्टेप आता है वो आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन का क्लासिफिकेशन। क्या होता है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन? देखो अभी आपने क्या किया, जर्नल में परचेज, रेंट, फिर सेल, फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर सेल, फिर परचेज, फिर सेल, फिर रेंट, सारी तरह के ट्रांजेक्शन को एक के नीचे एक रिकॉर्ड कर, राइट। अब ये मान लो 1 महीना आपने ऐसे रिकॉर्ड किया, 1 महीने बाद मैं आई और मैंने पूछा एक बात बताओ मोहित कि पूरे महीने की सेल कितनी थी, आप अब मैं इसमें सेल कैसे करूँगा। मोहित ने कहा ठीक है मैडम मुझे 10-15 मिनट दो मैं बताता हूँ। अब सेल तो हर दिन हो रही है और एक नहीं 50 ट्रांजेक्शन है। वो रजिस्टर लेके बैठ गया, कैलकुलेटर लेके बैठ गया, खट 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 जोड़ने लगा, ठीक है। इस तरीके से वो जोड़ने लगा। मैंने कहा क्या कर रहे हो, यार मैम सारी ट्रांजेक्शन एक जगह रिकॉर्डेड है और अब आप पूछ रहे हो तो मुझे क्या कहते टोटल करके तो बताना पड़ेगा ना। मैंने कहा अच्छा ऐसे तो नहीं होता है ना, ऐसे नहीं होता। मैंने कहा ओके, तो क्लासिफिकेशन, तो हम क्या करते हैं ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई करते हैं। हम कहेंगे एक काम कर दो, इसके साथ साथ एक और रजिस्टर बनता है अलग अलग, हम रजिस्टर बना लेते। हम कहेंगे ये सेल का रजिस्टर है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे ये परचेज है, ये रेंट है, ये इलेक्ट्रिसिटी है,
ये सैलरी, ये इस तरीके से अलग अलग, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जितने भी सेल्स की ट्रांजेक्शन होंगी वो हम यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे, जितने परचेज की होगी यहाँ, जितने रेंट की होगी यहाँ, इलेक्ट्रिसिटी वाली यहाँ और सैलरी वाली यहाँ। तो सेम तरह की ट्रांजेक्शन को हम एक जगह रिकॉर्ड कर देंगे। और इनको हम क्या बोलते हैं, अभी मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज रजिस्टर बोला, लेकिन अकाउंटिंग की लैंग्वेज में जो हम ये अलग अलग बनाते हैं ना, इसको हम बोलते हैं लेजर। क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, लेजर। और लेजर हम क्या करेंगे, जैसे रेंट की मैं यहाँ पे आपको बोलूं, एक ये ट्रांजेक्शन है 20,000 की, एक ये ट्रांजेक्शन है 10,000 की, दोनों के दोनों यहाँ सेल में रिकॉर्ड हो जाएंगी। परचेज की एक ये ट्रांजेक्शन है 50,000 की, वो यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगी, फिर नीचे ये जो परचेज की ट्रांजेक्शन आएगी वो यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगी। तो हम क्या कर देंगे, सेम नेचर की ट्रांजेक्शन को एक जगह रिकॉर्ड कर देंगे। तो इसमें क्या करते हैं, सेम नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन recorded at one place। सेम नेचर की जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं हम उनको एक प्लेस पे रिकॉर्ड कर देते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लेजर क्लासिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके बाद अगला स्टेप आता है फिफ्थ, इसको हम बोलते हैं समराइजेशन। क्या बोलते हैं, समराइजेशन, ठीक है। यहाँ क्या करते हैं समराइजेशन के स्टेप पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समराइजेशन के स्टेप पे देखो क्या होता है, समराइजेशन के स्टेप में ना हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले बनाया जाता है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। हम एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते हैं, और फिर हम बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, तो अगर मैं ट्रायल बैलेंस की बात करूं ना, तो ट्रायल बैलेंस में सारे लेजर्स के, ऑल लेजर्स के क्या आते हैं, बैलेंस आते हैं, ठीक है। ऑल लेजर्स के बैलेंस आते हैं। मैं अभी आपको ट्रायल बैलेंस का ना एक रियल ये दिखाती हूँ कि ट्रायल बैलेंस कैसे दिखता है। ट्रेडिंग P&L अकाउंट में क्या आता है, इसमें सेल्स और एक्सपेंसेस के जितने लेजर्स होते हैं ना वो आते हैं। क्यों आते हैं, टू डिटरमाइन प्रॉफिटेबिलिटी। यहाँ से हम क्या डिटरमाइन करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी। इसको अभी जान लो, ये सब आप बनाना सीखोगे, ठीक है ना। टू डिटरमाइन प्रॉफिट ऑब्लिक या लॉस, जो भी आपकी है वो जान। बैलेंस शीट में आपके आते हैं असेट्स और लायबिलिटी। बहुत सिंपल में असेट्स क्या होते हैं, जो आप ओन करते हैं, ठीक है। लायबिलिटी जो कि आप ओ करते हैं, यानी जो आपको लौटा, और ओन जो आपका अधिकार है, आपको ये है वो होता है ये। तो समराइजेशन में 3 चीजें बनती हैं। अब मैं ना आपको इसको दिखाना चाहती हूँ कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, कैसे बनता है, राइट। ओके, इधर आओ, देखो ये क्या है, ये एक कंपनी है, ठीक है। RF प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, और ये RF प्राइवेट लिमिटेड का ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ये क्या है, एक कंपनी है RF प्राइवेट लिमिटेड, और ये RF प्राइवेट लिमिटेड का ट्रायल बैलेंस है 23 से 24 के। अब आप देखो इसमें क्या आ रहा है, ओपनिंग बैलेंसेस आ रहे हैं, ठीक है, और एक क्लोजिंग बैलेंसेस, राइट। ये आपके ऊपर, अगर आप ओपनिंग बैलेंसेस नहीं चाहते तो आप हटा भी सकते, अगर आप इस चीज को छोड़ भी दो। देखो ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, 2 चीजें होती हैं। एक होती है मैं ये कर लूं इरेज, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में 2 चीजें होती हैं, क्या क्या होती हैं,
मैं इसको बंद करके फिर से मैं सब कुछ कर दिया है। क्या होता है देखो, एक होता है डेबिट, एक होता है क्या, एक आता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट साइड। ठीक है, डेबिट साइड के बैलेंसेस डेबिट साइड लिखे होते हैं, जैसे कि आपके जो कैपिटल अकाउंट होता है इसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, उसको देखो क्रेडिट में बैलेंस आ रहा है। करेंट लायबिलिटीज, लायबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है तो क्रेडिट साइड आ रहा है। फिक्स एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है तो ये डेबिट साइड आ रहा है। आप सिर्फ क्लोजिंग को देखो, आप अभी ओपनिंग को मत देखो। ठीक है, आता है ना। सिमिलरली आगे बढ़ो, राइट। और इस तरीके से देखो दोनों के टोटल कंटिन्यू चलोगे, कैरिड ओवर करोगे, लास्ट में दोनों के टोटल मैच हो गया ना मैच। डेबिट साइड मैच विद द साइड, इस तरीके से बनता है आपका ट्रायल बैलेंस। अगर मैं सिंपल में बना के दिखाऊं तो ट्रायल बैलेंस का सिंपल फॉर्मेट होता है ये। ठीक है, ऐसे उस सॉफ्टवेयर का निकला हुआ है, तो एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट साइड, या होता है पर्टिकुलर, यहाँ पे आपके लिखे जाते हैं आइटम, है ना। जैसे कि असेट्स, असेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, तो इधर आ जाएगा। सेल्स, सेल्स का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, इधर आ जाएगा। एक्सपेंसेस का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, इधर आ जाएगा। इस तरीके से फिर लास्ट में टोटल लगा देते हैं, दोनों मैच होना चाहिए। इससे मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक कर लेते हैं, राइट। ट्रेडिंग पीएनएल की बात करा जाए तो देखो, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, ट्रेडिंग पीएनएल है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये देखो यहाँ पे आपका सारे इनकम्स आते हैं, क्योंकि इनके पास कोई डायरेक्ट इनकम नहीं है इसलिए लॉस आ रहा है, वरना यहाँ पे आपकी सेल्स आती है। ठीक है, यहाँ आपका परचेज है आता है, फिर यहाँ कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो आता है, फिर यहाँ पे आपका लॉस आता है, फिर वो जितने भी एक्सपेंसेस हैं आ रहे हैं ना, ऑडिट फी, बैंक चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, लीगल, मेडिकल, मिसलेनियस, ऑफिस, पेट्रोल, रेंट, रिपेयर, सैलरी, ट्रैवलिंग, वाटर, कितने भी लेजर हो सकते हैं एक्सपेंसेस के। इनकम भी देखो, इंटरेस्ट एफडीआर से आ रही है, आईटी रिफंड पे मिला है, इंटरेस्ट मिला है आईटी रिफंड पे, रेंट से इनकम आ रही है ना, ये आपका होता है पीएनएल। और इसी तरीके से बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट में सिर्फ असेट्स एंड लायबिलिटी आती है। देखो क्या आ रहा है, फिक्स असेट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ फिक्स असेट्स आ रहे हैं, फिर इन्वेस्टमेंट आपकी असेट्स है, करंट असेट्स है जिसमें क्लोजिंग स्टॉक है, कैश है, बैंक है, ठीक है ना, टीडीएस वगैरह छोड़ दो, अभी आप चीज समझने की जो चीज है वो देखो। फिर क्या है, कैपिटल अकाउंट है, लोन्स लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। देखो यहाँ पे कोई भी सेल्स या एक्सपेंस का लेजर आपको नहीं दिख रहा, ये पेबल है ना, याद रखना किसी को दिख रहा होता, पेबल है, और पेबल क्या होता है, राइट। इस तरीके से ये बनाए जाते, ये भी मैंने आपको बताया। अब क्या पीएनएल बन गया, आपको क्या लगता है काम खत्म हो गया, काम खत्म हो गया, नहीं हुआ। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज आती है 6, इसको कहते हैं एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। ठीक है, और 7th होती है कम्युनिकेशन। इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ। 7th होता है कम्युनिकेशन। देखो आपका जब भी रिजल्ट आता है, ठीक है, आप एग्जाम देते हो, रिजल्ट आता है, पहले यूनिट टेस्ट होते हैं, फिर हाफ ईयरली होते हैं, फिर यूनिट टेस्ट होता है, फिर आपका फाइनल होता है, इस तरीके से आपको टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो जब भी आपका एक टेस्ट होता है, एक टेस्ट के बाद जब दूसरा टेस्ट होता है तो क्या होता है, हम आपकी जो माताएं होती हैं, ठीक है ना, आपके पिताजी जो लोग होते हैं, जो आपके ट्यूशन टीचर होते हैं, स्कूल टीचर होते हैं, जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, वो क्या करते हैं, उस रिजल्ट को एनालाइज करते हैं। ये बोला जाएगा बेटा पिछले बार तो अकाउंट से तुम्हारे 40 में से 35 नंबर आए थे, इस बार तुम अकाउंट से 40 में से 28 नंबर लेके आए, कहाँ गए 7 नंबर, क्यों घट गए वो 7 नंबर हैं, क्या गलती कर दी तुमने, हमारी तो परफॉर्मेंस खराब हो गई। ठीक है, एनालाइज किया, पहले तो देखा, पहले पिछली बार 35 नंबर थे, इस बार 28 नंबर है, एनालाइज किया, एनालाइज करके इंटरप्रेटेड क्या किया कि भाई आपकी परफॉर्मेंस खराब, राइट। होता है आपके रिजल्ट का एनालिसिस इंटरप्रिटेशन। उसी तरह कंपनी का जो रिजल्ट है वो क्या होता है, उसकी प्रॉफिट एंड लॉस जो बताता है कि उसने प्रॉफिट कमाया है लॉस से, उसकी बैलेंस शीट जो ये बताती है कि वो अच्छी कंडीशन में है या नहीं है। अगर मैं एक स्टूडेंट की बात करूं,
तो उसकी परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं, मान लो एक स्टूडेंट है, पिछली बार 28 नंबर लाए थे, 40 में से 28 लाए थे, और एक स्टूडेंट है जो 40 में से 28 नंबर लेके गया, और अगली बार फिर से वही स्टूडेंट 40 में से 20 नंबर। देयर इज नो कंसिस्टेंसी ना। एक बार परफॉर्मेंस अच्छी हुई और फिर गिर गई, तो आपसे क्या होगा? उसकी पोजीशन अच्छी है, बिल्कुल भी अच्छी है, लेकिन एक स्टूडेंट है वो क्या है, उसके जो नंबर है हमेशा 40 में से आते हैं 35 से अब, 35 36 35 36 34 35 36 इस तरह के वो नंबर लेके आता है। तो उसकी क्या कंसिस्टेंसी अच्छी है, यानी उसकी पोजीशन अच्छी है, वो मेंटेन करना चाहता है। हम क्या बोलेंगे? बच्चा कंसिस्टेंट है, इसकी पोजीशन अच्छी है। उसी तरह बिजनेस में हम देख रहे हैं कि बिजनेस कंसिस्टेंट है, परफॉर्मेंस एक जैसी है ओवर द ईयर, हम क्या कहेंगे? पोजीशन। ठीक है, तो हम बिजनेस के रिजल्ट को भी एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। अब एक बात मुझे बताओ, ऐसा कौन सा बच्चा है जो कह सकता है कि मेरे रिजल्ट को मैडम आज तक कम्युनिकेट नहीं किया गया? जैसे रिजल्ट आता है सबसे पहले रिश्तेदार को कॉल आता है, बेटा कितने परसेंट मार्क्स आए? तो आपकी माता रानी जाती है, मेरे बेटे के 99% आए, 95 आए, 70 आए, 75 आए, जितना भी आपका है, ठीक है, तो आपके रिजल्ट को कम्युनिकेट। उसी तरह से कंपनीज के जो रिजल्ट होते हैं, यानी कंपनीज की जो बैलेंस शीट होती है, कंपनीज के जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होते हैं, वो क्या किए जाते हैं? कम्युनिकेट किए जाते हैं। तो ये उनकी लीगल रिक्वायरमेंट है। किसको कम्युनिकेट करना पड़ता है? यूजर्स को। यूजर्स कौन होते हैं? उनके इन्वेस्टर्स होते हैं। जो शेयर होल्डर है वो क्या? इन्वेस्टर है। उनको बताना पड़ता है कि हमारी इस साल परफॉर्मेंस ऐसी रही, हमने इस साल इतना प्रॉफिट कमाया, तो उनको रिजल्ट को कम्युनिकेट करना पड़ता है। ये सारी चीजें जब हो जाती हैं तब एक साल का अकाउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। और जब ये एक साल का अकाउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट होने से पहले दूसरे साल का स्टार्ट हो चुका होता है। इसलिए अकाउंटिंग क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अकाउंटिंग क्या है। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा मैं आपको लेकर आती हूँ इधर। ठीक है, ये सब को दिख रहा है? आई होप दिख ही रहा होगा। चलो देखो, प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग में हमने यही पढ़ा है ना, आइडेंटिफिकेशन हमने जोड़ा था, लेकिन इसमें नहीं है। क्या करते हैं? जनरल फाइनेंशियल प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग को दो पार्ट में बांटा जा सकता है। इसमें बांटा जा सकता है दो पार्ट में, एक जनरल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड यूज ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हम रिकॉर्ड करते हैं, फिर हम क्लासीफाई करते हैं और समराइज करते हैं। ये तो हम उसका ये कहते हैं ना प्रोसेस है। पहले रिकॉर्ड करेंगे, फिर क्लासीफाई करेंगे, समराइज करेंगे। उसके बाद हम यूज क्या करते हैं? उसको हम एनालाइज करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं और फिर क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। ये सब तो आपने जान ही लिया, मैंने आपको बता दिया। अब मैं फिर से इसमें कुछ समझाऊं मुझे नहीं लगता। हाँ, आप यहाँ से क्या जान सकते हैं? प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग को दो पार्ट में बांट सकते हैं, जनरल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड यूज ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या? जनरल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड द यूज ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, और ये जनरल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में क्या आता है? रिकॉर्ड, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, और यूज में क्या? एनालाइज, इंटरप्रेटेड एंड कम्युनिकेशन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? सबसे पहले क्या होता है? तीन चीजें होती है किसी भी, ठीक है। पहले होता है इनपुट, ठीक है, पहले होता है इनपुट, फिर होता है अकाउंटिंग साइकिल और फिर होता है आउटपुट। ठीक है, इनपुट में क्या है? आपने सेल करी, कस्टमर ने बिल काट, सेलर ने बिल काट के दिया, सेलर ने परचेज की, वहां से बिल लिया, ठीक है, कोई एक्सपेंस किया, उसका उसने बिल लिया। ये जो जितने भी ट्रांजैक्शन से जो बिल होते हैं ना, वो क्या होता है? वो इनपुट होते हैं, वही लिखा है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक इवेंट एंड ट्रांजैक्शन मेजर्ड इन द फाइनेंशियल टर्म्स, ये आपका इनपुट। क्या था इनपुट में? वही सारे बिल्स थे जो रॉकी ने मेरे को लाकर दिया था, वही इन्होंने लिखा होता है। फिर क्या आता है? अकाउंटिंग साइकिल। और अकाउंटिंग साइकिल में क्या क्या चीजें आती हैं? पहले आता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ना, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी कि जर्नल। ठीक है, ये तो आप जान ही चुके हो, कुछ नहीं ऐसा पढ़ा चुकी हूँ। पोस्टिंग टू लेजर, यानी कि क्या है? क्लासिफिकेशन बताया था, लेजर बनाते हैं, राइट। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस क्या है? समराइजेशन। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट भी क्या है? समराइजेशन। ये अकाउंटिंग साइकिल का पार्ट है। जर्नल बनाना, लेजर बनाना, ट्रायल बैलेंस बनाना, फाइनल अकाउंट बनाना। उसके बाद क्या आता है? आउटपुट। आउटपुट में क्या है? हम कम्युनिकेट करते हैं इंफॉर्मेशन को, किसको? इंटरनल यूजर को और एक्सटर्नल यूजर्स को। इंटरनल यूजर्स कौन है? जो कि मेरे बिजनेस के अंदर मौजूद है। मैं कंपनी चलाती हूँ,
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, अगर मैं कोई पार्टनरशिप फर्म चलाती हूँ तो उसमें पार्टनर होंगे, एम्प्लॉयज होंगे, ठीक है, ऑफिसर्स होंगे, मैनेजर्स होंगे, वो इंटरनल यूजर। एक्सटर्नल कस्टमर बाहर बैठा है, मैं जिसे माल खरीद रही हूँ वो बाहर है मेरी कंपनी के, गवर्नमेंट में बाहर है, मैंने बैंक से पैसा उधार रखा है वो कंपनी के अंदर थोड़ा काम करता है वो, ये सारे क्या है एक्सटर्नल, जैसे कि इन्वेस्टर, लैंडर, सप्लायर, गवर्नमेंट एजेंसी एंड कस्टमर, ठीक है, ये आपका हो। तो मोटा मोटा जो आपने अभी पढ़ा वो इस चार्ट में समराइज। ये चार्ट आपके सी इंस्टीट्यूट की बुक से लिया गया है, कुछ भी अलग से मैंने नहीं बनाया स्पेशल, ठीक है, ऑलरेडी दिया हुआ है, राइट। अब एक चीज और, इतना हमने जब पढ़ा तो हम पढ़ लेते हैं, अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस समझ लिया। अब आपने जब अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस समझ लिया तो देखो आपके लिए अकाउंटिंग की डेफिनेशंस कितनी इजी होने वाली है, और आप कहने वाले हो कि आपको पता है कि अकाउंटिंग क्या होता है। Accounting is the art of recording. क्या है? Accounting is art of recording. Is classifying. Is summarizing. यही तो पढ़ाया है मैंने अभी कि अकाउंटिंग में क्या क्या होता है, रिकॉर्डिंग होती है, क्लासिफिकेशन होता है, समराइजेशन। किन चीजों का होता है? In a significant manner and in terms of money. किस में होता है? टर्म्स ऑफ मनी में होता है, मैंने वही बताया था। हम उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिसको मनी में मेजर किया जा सकता है, ठीक है। ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स व्हिच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ द फाइनेंशियल कैरेक्टर, ठीक है, एंड इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट देयर। चलो मैं एक बार इसको मिटा दूं ना, बहुत क्या है? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजेशन इन ए सिग्निफिकेंट मैनर। सिग्निफिकेंट मैनर मतलब एक सिस्टमैटिक मैनर, एक तरीका होता है, ऐसा नहीं कि जैसा मन किया वैसे रिकॉर्ड कर लेना। सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, किसमें रिकॉर्ड किया जाता है? टर्म्स ऑफ मनी। हम इंडिया में रहते हैं तो हम रुपये में करते हैं, हम विदेश चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, कहीं और तो वहाँ की जो रिस्पेक्टिव करेंसी होगी, हम रिस्पेक्टिव करेंसी होगी, हम उसमें रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। किसको रिकॉर्ड करते हैं? ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को, which are in part at least of financial। हो सकता है कि कुछ ट्रांजैक्शंस कंप्लीटली फाइनेंशियल कैरेक्टर ना ले, कुछ भी फाइनेंशियल कैरेक्टर है उसका, पर इतना सा भी फाइनेंशियल कैरेक्टर है तो हम उसको बुक में रिकॉर्ड करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं? उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसके रिजल्ट्स को क्या करते हैं? इंटरप्रेट करते हैं उसके रिजल्ट को, भाई इसका रिजल्ट क्या है, प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, और उसके बाद उसको कम्युनिकेट कर देते हैं। बहुत सिंपल टर्म्स अगर बोलोगे तो व्हाट इज एन अकाउंटिंग? Accounting is an art of recording, classifying and summarizing the events and transactions of a business in terms of money to determine the financial performance and position to communicate to the users of the financial information। आपने लगा होगा बहुत स्पीड में मैंने कुछ ऐसा बड़ा सा हवी सा बोलूं, सब कुछ नहीं है, नोट्स दे दूंगी उसमें लिखी हुई डेफिनेशन, राइट। और ये डेफिनेशन आपकी ली गई है कहाँ से? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के द्वारा ये डेफिनेशन ली गई है। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग भी आज ही के क्लास में कवर करूंगी, वैसे कवर किया जा सकता है यार बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग को भी, क्योंकि अभी तक 1 घंटे की क्लास हुई नहीं है ना, कवर कर सकते हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग को, क्या कहते हो? चलो कवर कर लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा है, ठीक है। मैं इसको कवर करना चाह रही थी और मैं कवर करती हूँ। एक टर्म होता है बुक कीपिंग और एक टर्म होता है एक्टिंग। और जनरली हम क्या समझते हैं कि जो बुक कीपिंग है ना, तो बुक कीपिंग है वो इक्विवेलेंट है किसके? अकाउंटिंग। क्या ऐसा है? क्या ऐसा है? ये बहुत गंदा लिखा रहे हैं, नहीं? हम क्या समझते हैं? हम समझते हैं कि जो बुक कीपिंग है वो इक्वल है अकाउंटिंग के। क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग इज नॉट सिमिलर, ये सिमिलर नहीं है, इक्वल नहीं है। तो हम ऐसा समझते हैं, हम सोचते हैं बुक कीपिंग का मतलब भी क्या है? रिकॉर्ड मेंटेन करना, और अकाउंटिंग का मतलब भी क्या है? रिकॉर्ड मेंटेन, है ना। दोनों का मतलब ही है रिकॉर्ड मेंटेन करना, दोनों का मतलब है रिकॉर्ड मेंटेन करना,
इसलिए इसलिए वो कीपिंग और अकाउंटिंग सेम। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, वो कीपिंग और अकाउंटिंग सेम नहीं, बिल्कुल भी सेम नहीं। ठीक है, क्यों सेम नहीं है देखिए। ये है अकाउंट, ये है बुक। मैं आपको दिखा रही हूँ कौन कौन से स्टेप्स कवर है। बुक कीपिंग का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ, अभी अभी आपने ना अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी है, ठीक है ना, पढ़ी है ना। अभी अभी मैंने आपको अकाउंटिंग के स्टेप्स भी बताए हैं। अब मैंने आपको अकाउंटिंग के क्या क्या स्टेप्स बताए हैं, है ना, मैंने आपको अकाउंटिंग के क्या क्या स्टेप्स बताए हैं। मैंने अकाउंटिंग में आपको बोला, अकाउंटिंग में क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है। बुक कीपिंग में भी आइडेंटिफिकेशन होता है, राइट। सेकंड, अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग होती है, बुक कीपिंग में भी रिकॉर्डिंग होती है, बिल्कुल सही। तीसरा, इसके बाद रिकॉर्डिंग से पहले मेजरमेंट और लिख लो ना, टर्म्स ऑफ मनी। यहाँ भी क्या होता है, यहाँ भी मेजरमेंट होता है। यहाँ भी रिकॉर्डिंग होती है, में भी रिकॉर्डिंग होती है। स्टेप्स ना, हम यहाँ भी क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। अकाउंटिंग में भी, बुक कीपिंग में भी क्लासिफिकेशन। फिर हम यहाँ समराइजेशन करते हैं, यहाँ नहीं करते। यहाँ हम एनालाइज एंड इंटरप्रिटेट करते हैं, हम यहाँ कम्युनिकेट करते हैं। हम बुक कीपिंग में कम्युनिकेट नहीं करते। तो हमें इससे क्या समझ में आ रहा है, हमें इससे समझ में आ रहा है कि जो बुक कीपिंग है क्या है, बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग सबसेट है। कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग सबसेट है किसका, अकाउंटिंग का। कीपिंग क्या है, सबसेट है अकाउंटिंग का। क्योंकि बुक कीपिंग सिर्फ और सिर्फ कंसर्न है किसके साथ, बुक कीपिंग सिर्फ और सिर्फ कंसर्न होती है रिकॉर्डिंग के साथ, क्लासिफिकेशन के साथ, ठीक है। उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होनी चाहिए बुक में, क्या है? उसके बाद उसे कोई मतलब नहीं, ठीक है, उसके बाद का उसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अकाउंटिंग को सिर्फ लिखने, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी डिटरमाइन होना चाहिए, उसका एनालिसिस होना चाहिए और साथ में कम्युनिकेट होना चाहिए, है ना। अभी आपने जो देखो डेफिनेशन भी पढ़ी है अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन में यही है ना, रिकॉर्ड, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, है ना, समराइज करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, इंटरप्रिटेट करते हो, देखो लिखा भी है उसके रिजल्ट को, ठीक है। बुक कीपिंग में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बुक कीपिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है। बुक कीपिंग इज ओनली एंड ओनली कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन। जहां रिकॉर्ड हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, बुक कीपिंग अपने हाथ खड़े कर देती है कि अब मुझे कुछ नहीं करना, ठीक है। चलो हो गया, समझ में आ गई इतनी बात। आगे बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के बीच का जो डिफरेंस है वो एग्जाम्स में जनरली पूछा जाता है, पूछा जाएगा तो कम से कम मैं कह रही हूँ 5 मार्क्स या 4 मार्क्स का आएगा ही। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से करें। चलिए हम आइए डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग क्या है, मैंने बोला ओनली कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, क्या है, क्या लिखता है, कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ये क्या है, कंसर्न विद समराइजिंग ऑफ द रिकॉर्डेड। इसका कंसर्न होता है कि हम समराइज करके प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन करें, परफॉर्मेंस एंड पोजीशन को डिटरमाइन करें, अकाउंटिंग का।
ये क्या है, ये बेस है, ठीक है ना भाई। जब तक आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करोगे, क्लासिफाई नहीं करोगे, आप समराइज तो नहीं कर सकते ना, तो बुक कीपिंग बेस, ठीक है। जबकि अकाउंटिंग क्या है, लैंग्वेज है। अकाउंटिंग क्या है, लैंग्वेज। क्यों है लैंग्वेज, क्योंकि हम उसे कम्युनिकेट करते हैं। अकाउंटिंग में कम्युनिकेट करते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस बनाकर हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ये क्या है, लैंग्वेज। यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक कीपिंग का पार्ट नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस स्टेज पे बनता है, फाइनेंशियल स्टेट बनता है समराइजेशन के स्टेज पे, और समराइजेशन बुक कीपिंग का पार्ट है ही नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक कीपिंग का पार्ट नहीं है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन द प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के बेसिस पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, किसमें, अकाउंटिंग में। क्योंकि अकाउंटिंग में समराइजेशन आता है। ये देख लो, अकाउंटिंग क्या है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजेशन, ठीक है, इसमें बनता है। क्या मैनेजर डिसीजन को रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन के बेसिस पे लिए जा सकते हैं। रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन है, क्लासिफिकेशन है, वो दे देगा। और मैनेजर से बोला कि डिसीजन ले लो। अब मैनेजर को यही नहीं समझ आ रहा कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। मैनेजर को पता ही नहीं है कि कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी है, बस सबकी धरा दी भैया ये। क्या उससे हो जाएगा, मैनेजर डिसीजन ले लेगा, डेफिनेटली नहीं ले पाएगा। तो मैनेजमेंट टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ दीस रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है, पीएनएल, बैलेंस शीट के बेसिस पे मैनेजमेंट डिसीजन लेता है, इसके बेसिस पे डिसीजन नहीं लेता। बुक कीपिंग की कोई सब फील्ड नहीं होती। बुक कीपिंग इज द स्मॉलेस्ट फील्ड ऑफ द अकाउंटिंग। अभी बताया था मैंने, बुक कीपिंग इज द सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। जबकि अकाउंटिंग की बहुत सारी सब फील्ड है, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, देयर आर नंबर ऑफ, मतलब वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग एग्जिस्ट करती है। लेकिन बुक कीपिंग वेरियस टाइप एग्जिस्ट नहीं करती। बुक कीपिंग मींस बुक कीपिंग, तो कोई टाइप नहीं होता। फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन नहीं कर सकते, भाई कर ही नहीं सकते। आपने बैलेंस शीट ही नहीं बनाई तो फाइनेंशियल पोजीशन कैसे डिटरमाइन कर, अब आप डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है। छोटा सा था, ठीक है, छोटा सा था। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के बीच का डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिए। इसके साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, और ये आपके चैप्टर फर्स्ट में है, ठीक है, कवर है ये बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम कल उठाएंगे, उसके मोस्ट ऑफ द टॉपिक आपके चैप्टर फर्स्ट से कवर होंगे, ठीक है। कल जो हम पढ़ाया, लेक्चर 2 जो हमारा आएगा, कि आज का लेक्चर बेस बिल्डिंग का था। हमने बेस बिल्डिंग अच्छे से कर लिया। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और एक बार फिर से मैं बता दूं, आप में से कोई भी अगर फेस टू फेस क्लासेस लेना चाहते हैं, क्लासेस अवेलेबल हैं फेस टू फेस, ठीक है। जनरली आपका रिजल्ट स्टार्ट होंगी सीए फाउंडेशन की फेस टू फेस क्लासेस। आप इन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। एक बिलासपुर में ही फेस टू फेस क्लासेस अवेलेबल है, गांधी चौक पर। ये आपकी पूरी डिटेल स्क्रीन पर है, अवेलेबल है, ठीक है। आज की क्लास को रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं कल, और इसी के साथ इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और अपने कोर्स को कंप्लीशन की तरफ लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।